हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं और इसमें हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। दोस्तों, ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। दोस्तों, इसमें लिखा है कि हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस और फूलों वाले पौधे इत्यादि। और इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। इनमें से कुछ में बहुत सारी शाखाएं होती है और साथ में पत्तियां भी बहुत होती है, जैसे नीम, आम। और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। ठीक है, तो चलिए हम एक बार फोटो देख लेते हैं कि भैया क्या बात बोली जा रही है यहाँ पे। तो पहले तो बोला गया था कि हम घास देखते हैं, तो ये देखिए घास। ठीक है, हम अपने आसपास इस तरह के कैक्टस भी देखते हैं और बहुत सारी झाड़ियां भी देखते हैं। ठीक है, तो बहुत जो छोटे आकार के पौधे होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, झाड़ी। ठीक है, और हम वृक्ष भी देखते हैं। ठीक है, तो वृक्ष भी दो तरह का होता है, एक में बहुत सारा शाखा होता है और पत्ती होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये आम का पौधा है, आम का पेड़ है, पौधा नहीं। ठीक है, वृक्ष और पेड़ एक ही बात है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी वृक्ष होते हैं जिसमें इस तरह की शाखाएं और पत्तियां आपको नहीं दिखाई देंगी, लेकिन फिर भी वो वृक्ष है। जैसे नारियल का पेड़ देखिए, ताड़ का पेड़ देखिए। ठीक है, इस तरह की होती है। यहाँ पे आपको पत्तियां बहुत कम नजर आ रही है, शाखाएं तो है ही नहीं, लेकिन ये भी वृक्ष है। ठीक है, तो बहुत सारी झाड़ियां, बहुत सारे वृक्ष हमें दिखाई देते हैं अपने आसपास। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक और बात बोली गई है कि वो झाड़ियां, वो घास, वो पौधे जो बिना किसी मनुष्य की सहायता के अपने आप उपज जाते हैं, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, यही बात लिखी गई कि जो अपने आप उग गया, कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं किया। हम एक दिन भी जाकर के एक लोटा भी वहां पानी नहीं दिए हैं, ठीक है, पानी नहीं पटाए, फिर भी वो अपने आप उग गया। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, जिस जो प्राकृतिक रूप से मतलब बड़ा हुआ है। ठीक, क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इसमें वर्षा की मात्रा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। अच्छा, भारत में आप देखेंगे ना तो उत्तरी इलाका में बहुत ठंड पड़ता है। ठीक, उसके बाद बहुत सारा पहाड़ी इलाका है, बहुत सारा मरुस्थलीय इलाका है। ठीक, और बहुत सारा एकदम नॉर्मल टेम्परेचर वाला इलाका है। भारत में आपको हर तरह का वनस्पति देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ठंडा इलाका का वनस्पति आपको कश्मीर वाले इलाके में दिखाई देगा। ठीक है, पहाड़ी इलाका का वनस्पति आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देगा। ठीक है, मरुस्थलीय वाला वनस्पति आपको थार डेजर्ट में दिखाई देगा। ठीक है, और जंगली जो होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन टाइप का। ठीक है, वर्षावन टाइप का आपको दिखाई देगा। इधर झारखंड हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया। ठीक है, इन इलाकों में, छत्तीसगढ़ हो गया, इन इलाकों में। ठीक है, अब देखिए जलवायु अगर पूरे विश्व की बात करें ना, तो पूरे विश्व में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे ये आपका पूरा वर्ल्ड मैप हो गया। तो यहाँ ना अलग अलग जगह में, अलग अलग अक्षांशों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। जैसे ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपका कर्क रेखा हो गया, ये आपका मकर रेखा हो गया। तो यहाँ अलग अलग जलवायु पाई जाएगी। इस इलाका में अलग जलवायु पाया जाएगा। ध्रुवीय प्रदेश में बहुत ठंड पाई जाएगी, नीचे भी बहुत ठंड पाया जाएगा। तो अलग अलग जलवायु में आपको अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, वनस्पतियां दिखाई देंगी, यही बात बोली गई है। और साथ में वर्षा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जिस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होता है ना, तो वहां पे उसी तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। ठीक है, तो ये बताया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमारे लिए वन बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो चलिए, कलर इम्पोर्टेंट है तो हम चेंज कर लेते हैं और चेंज करने के बाद पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन देखिए, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, मतलब जो जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं जो हमारे वायुमंडल में उपलब्ध है। ठीक है, और जब हम गैस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधा जब खाना बनाता है ना अपना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। अब वो ऑक्सीजन हमारे काम में आता है।
ठीक है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पृथ्वी में, हमारे वायुमंडल में, ठीक है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फायदेमंद तो होता नहीं है हमारे लिए, ठीक है। हाँ, उसका कुछ कुछ काम है, वो होना चाहिए वायुमंडल में, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो एक अलग टॉपिक है। पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने से, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का उपाय क्या है भाई? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, और ऑक्सीजन हमारे काम में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से पेड़ पौधे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ यहाँ एक और बात बोली गई है कि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार मिट्टी को अपरदन होने से रोकती है। मतलब मान लीजिए आपके पास, आप जहाँ पे रहते हैं, मान लीजिए वहाँ पे खाली जमीन है, वहाँ पे कोई पेड़ पौधा घास फूस नहीं है, और हुआ एक बार भयानक बारिश हो गया मान लीजिए। तो जब भयानक बारिश हुआ ना, तो वो पानी जो होगा, बारिश का पानी अपने साथ वो मिट्टी भी बहा कर ले जाएगा बहुत दूर, ठीक है। तो उसी को अपरदन कहते हैं। मिट्टी का एक जगह से कटाव होकर के दूसरे जगह चले जाना अपरदन कहा जाता है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए खाली जगह है लेकिन वहां पे पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, वहां पे झाड़ियां हैं, तो क्या बारिश के समय सारी मिट्टियां बहकर चली जाएंगी? नहीं, ठीक है। तो मिट्टी जहाँ है वहीं रहेगा। तो इसी को बोला जाता है कि अगर पेड़ पौधे होंगे तो मिट्टी का अपरदन भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक फायदा है। और क्या फायदा है भाई? तो यहाँ बताया जा रहा है कि वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि मिलते हैं। बात सही है। हमें जितनी भी चीज मिलती है, शहरों में भी अगर आप देखें बहुत सारी चीजें हमें जो मिलती है, कहाँ से लाया जाता है? प्राकृतिक वनस्पतियों से ही तो बनाया जाता है ना। जैसे कपड़े बनाए जा रहे हैं तो वनस्पतियों से बनाए जा रहे हैं, हालांकि उगा करके बनाया जा रहा है कपड़ा तो, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें प्राकृतिक वनस्पतियों से मिलती हैं, जंगलों से मिलते हैं। जैसे हम लोग लकड़ी कहाँ से लाते हैं? ज्यादातर जंगल से लाते हैं, ठीक है। चारा कहाँ से लाते हैं? जंगल से लाते हैं। जड़ी बूटी हमें कहाँ से मिलती है? ज्यादातर हमें जड़ी बूटियां जंगलों से ही मिलती। लाख, शहद, गोंद, अलग अलग तरह के बहुत सारी चीजें जिसका हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। और इसके साथ साथ वन जो है, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास है, मतलब नेचुरल हैबिटेट है। वाइल्ड लाइफ जो, मतलब वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या है? फॉरेस्ट है। मतलब जो जंगली जानवर होते हैं ना, वो वनों में ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर वन को काट दिया जाएगा तो उनको बाहर रहना पड़ेगा और वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमें जंगलों की अंधाधुंध कटाई नहीं करनी चाहिए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई, और हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए और जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए, और हम लोग को कुछ खास आयोजन करना चाहिए, जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को यह बताने का प्रयास करना चाहिए कि भाई पृथ्वी को ना हरा भरा रखो, इसी में सबका फायदा है। नहीं तो जैसे ही बहुत सारे पेड़ कटेंगे, सबका एक साथ नुकसान होने वाला है भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका अगला टॉपिक है वन्य प्राणी, और इसमें आपको दिया गया है काफी ज्यादा, ठीक है। वन्य प्राणी मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं उसमें आपको बहुत सारे पिक्चर्स भी दिखाऊंगा अलग अलग, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद हम करेंगे अभ्यास प्रश्न, ठीक। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा समाप्त। और इसके साथ हम, मुझे लगता है इसके बाद और कोई चैप्टर है क्या? चलिए देखते हैं। इसके बाद हमारा कोई चैप्टर नहीं है। इसके बाद हमारा जो 6th क्लास का एनसीईआरटी है वो पूरी तरह हो जाएगा समाप्त, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ये पूरा सीरीज देख लिया तो इसके बाद हम बनाएंगे 7th क्लास के एनसीईआरटी की सीरीज, तो उसको आप देखना मत भूलिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।